इंडियन पॉलिटी की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स इन इंडिया आफ्टर 1947। आजादी के बाद जो हमारे स्टेट्स थे वो कैसे बने, कैसे रीऑर्गेनाइज हुए, उसके बारे में बात करेंगे। इस वीडियो में हम स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए 15 अगस्त 1947 को हमें आजादी मिली और आजादी मिलने के बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन था कि किस तरीके से भारत अपना एडमिनिस्ट्रेशन चला पाएगा, कैसे चलाएगा। तो इसके लिए बात करते हैं सबसे पहले बैकग्राउंड ऑफ स्टेट फॉर्मेशन स्पेशली आफ्टर 1947। तो जब हमें आजादी मिली तो उस समय इंडिया में जो टेरिटोरियल स्ट्रक्चर था वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स था। तो भारत में कुछ ब्रिटिश प्रोविंसेस थे और कुछ प्रिंसली स्टेट्स थे। जो ब्रिटिश प्रोविंसेस थे वो 17 ब्रिटिश प्रोविंसेस थे जो डायरेक्टली ब्रिटिश रूल के अंदर गवर्न होते थे, और बाकी के जो 565 प्रिंसली स्टेट्स थे वो सेमी ऑटोनॉमस रूलिंग थे, और वो ब्रिटिश सुजरेनिटी मतलब ब्रिटिश रूल के अंदर ही एक तरीके से ब्रिटिश यहाँ पे इनडायरेक्टली रूल करते थे। और यहाँ पे मेनली प्रिंस जो थे, रजवाड़े जो थे, वो मेनली राज करते थे। तो इस तरीके से दो स्ट्रक्चर थे, और कहीं कहीं पे ब्रिटिश का डायरेक्ट रूल था और कहीं कहीं पे इनडायरेक्ट रूल था, और इसको इंटीग्रेट करना था। तो सबसे पहला काम था 1947 के बाद ये देखना कि भारत के रीजन में डाइवर्सिटी कैसी है। तो देखा गया कि यहाँ पे लैंग्वेज के आधार पे डाइवर्सिटी है, कल्चर के आधार पे डाइवर्सिटी है, साइज के हिसाब से डाइवर्सिटी है, और कुछ कुछ बाउंड्री तो इलॉजिकल बाउंड्रीज है, और इसे करेक्ट करना था और इसको इंटीग्रेट करना था भारत में। तो इमीडिएट टास्क था कि किस तरीके से हम भारत को यूनाइटेड नेशन में एक तरीके से यूनाइटेड इंडियन नेशन बना पाए, कैसे सारे रीजन को इंटीग्रेट करे और रीऑर्गेनाइज करे। तो इसीलिए सबसे पहला काम था कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे उसको इंटीग्रेट करना। तो 1947 से 1949 के बीच हमारे सरदार वल्लभ भाई और जो वीपी मेनन है उन्होंने इस काम को आगे बढ़ाया। सो सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन, दे स्टार्टेड इंटीग्रेटिंग प्रिंसली स्टेट्स इन इंडिया। तो उन्होंने, जैसे कहा जाता है कि साम दाम दंड भेद सारी नीति अपनाई और एक तरीके से इंडियन यूनियन बनाने की कोशिश की। दे यूज्ड परसुएशन, डिप्लोमेसी, और एंड आल्सो दे यूज्ड इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन लाइक कश्मीर के केस में, और भारत को इंटीग्रेट करने की कोशिश की। क्या आउटकम रहा? आउटकम रहा मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स मर्ज इनटू इंडिया बाय 1949, और इसके कारण हमारे देश में एक फाउंडेशन रखा गया इंडियन यूनियन का। ये एक बहुत बड़ी बात थी। नाउ जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया, इम्प्लीमेंट शुरू हुआ, तो 1950 में कॉन्स्टिट्यूशनल क्लासिफिकेशन ऑफ द स्टेट किया गया। जो हमारे स्टेट्स थे उसको चार भाग में हमने क्लासिफाई किया। सो जो हमारे स्टेट्स थे वो चार पार्ट्स में क्लासिफाइड होते हैं। पार्ट ए है जिसे फॉर्मर ब्रिटिश प्रोविंस का पार्ट कहा जाता है। तो गवर्नर्स के जो प्रोविंस थे उसको पार्ट ए में रखा गया। उसके बाद पार्ट बी बनाया गया, जो फॉर्मर प्रिंसली स्टेट्स एंड यूनियन थे उसको पार्ट बी में रखा गया। पार्ट सी वाज फॉर्मर चीफ कमिश्नर्स प्रोविंस एंड सम प्रिंसली स्टेट्स वर पुट इन पार्ट सी। एंड फाइनली पार्ट डी जिसमें ओनली अंडमान एंड निकोबार आइलैंड को रखा गया। इस तरीके से एक अरेंजमेंट तो हुआ, बट इट वाज अ टेम्पररी स्ट्रक्चर अंटिल मोर रेशनल रीऑर्गेनाइजेशन कुड बी अचीव। कि जब तक एक रेशनल रीऑर्गेनाइजेशन नहीं होता तब तक यही स्ट्रक्चर चलेगा, ऐसा निर्धारित किया गया। अब किस तरीके से रेशनल रीऑर्गेनाइज करना है उसके ऊपर थिंकिंग करनी है, प्लानिंग करनी है, उसके लिए सजेशन देना है, इसलिए कुछ कमिटी और कमीशन को अपॉइंट किया गया। तो कुछ इस तरीके से कमीशन सामने आए। तो सबसे पहले सरकार ने धर कमीशन 1948 में अपॉइंट किया। उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी। उसके बाद जेवीपी कमेटी आई 1948-49 में, और उसके बाद फजल अली कमीशन 1953 में अपॉइंट किया गया। हम तीनों कमीशन को यहाँ पे देखेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं धर कमीशन 1948 की बात करते हैं। तो एस के धर कमीशन आया 1948 में, और उनके सामने ये प्रश्न था कि क्या लैंग्वेज के आधार पे, क्योंकि लोग बहुत डिमांड कर रहे थे कि लैंग्वेज के आधार पे स्टेट बनना चाहिए, तो क्या लैंग्वेज के आधार पे स्टेट बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, ये उनके सामने सवाल था। और उन्होंने रिकमेंडेशन दिया कि नहीं, दे सेड दैट नो, लैंग्वेज शुड नॉट बी बेस फॉर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट। देयर रिकमेंडेशन वाज अगेंस्ट लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन। क्यों? क्योंकि उनको डर था कि ये नेशनल यूनिटी को एक खतरा मानते थे, नेशनल यूनिटी को खतरा हो सकता है, इसीलिए लैंग्वेज के आधार पे
ऐसा रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे लोगों में संतुष्टि नहीं थी, इससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, इसीलिए एक नया कमीशन आया, एक नई कमेटी बनाई गई जिसका नाम है जेवीपी कमेटी। 1948 से 49 के बीच में ये कमेटी आती है, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल एंड पट्टभी सिद्धारमैया, तो जेवीपी मतलब जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टभी सिद्धारमैया, ये इसके सदस्य थे। और उन्होंने भी रेकमेंड किया कि ठीक है, लैंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन करना है, लैंग्वेज के आधार पे अगर स्टेट को क्लासिफाई करना है तो वो अभी नहीं कर सकते हैं, तो उन्होंने ये फैसला पोस्टपोन किया। एंड दे वांटेड टू फोकस ऑन यूनिटी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, कि उन्होंने बोला कि देश की एकता और देश में एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, उसके ऊपर अभी फोकस करना चाहिए। लेकिन लोगों के अंदर जो था वो असंतोष बढ़ने लगा, और लोगों ने लिंग्विस्टिक बेस पे, लैंग्वेज के आधार पे स्टेट बनाने की डिमांड को आगे बढ़ाया। उन्होंने स्ट्राइक करना शुरू कर दिया, हड़ताल करना शुरू कर दिया। पीपल डिमांडेड स्टेट बेस्ड ऑन कॉमन लैंग्वेज एंड कॉमन कल्चर फॉर बेटर गवर्नेंस। लोगों ने कहा कि अगर लैंग्वेज, कॉमन लैंग्वेज के आधार पे और कॉमन कल्चर के आधार पे अगर स्टेट बने तो गवर्नेंस अच्छे तरीके से हो सकता है। और इसके लिए उन्होंने हंगर स्ट्राइक भी कर दी। तो एक प्रदेश है आंध्र प्रदेश, जैसे मद्रास रीजन में एक रीजन था आंध्रा रीजन, तो आंध्रा रीजन में लोगों ने अपनी डिमांड को इंटेंसिफाई कर दिया। जो एक गांधीवादी नेता थे जिनका नाम था पोटी श्रीरामल्लू, तो उन्होंने हंगर स्ट्राइक कर दी एंड ही डाइड इन 1952 डूइंग हंगर स्ट्राइक। हंगर स्ट्राइक करते करते उनकी मृत्यु हो जाती है। और इसलिए अभी सरकार को झटका लगता है, लोगों को झटका लगता है, एंड देन सरकार जो है आर्टिकल 3 की मदद से एक बिल पास करती है, एंड इट लेड टू द क्रिएशन ऑफ आंध्रा स्टेट इन 1953 फ्रॉम मद्रास रीजन। तो मद्रास रीजन में से एक रीजन को अलग करके लोगों के मुताबिक आंध्रा स्टेट का निर्माण हो जाता है 1953 में। तो लैंग्वेज के बेस पे डिमांड और ज्यादा बढ़ जाती है, और इसीलिए सरकार एक रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बनाती है, जो है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन 1953 में, जिसके चेयरमैन फजल अली होते हैं, इसीलिए इसको फजल अली कमीशन भी कहा जाता है। दूसरे मेंबर थे एच.एन. कुंजरू, और तीसरे मेंबर थे के.एम. पानीकर। तो ये कमीशन आता है, और इस कमीशन की रिपोर्ट 1955 में आती है, एंड दिस कमीशन रेकमेंडेड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट मेनली ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस। लैंग्वेज के आधार पे स्टेट बना सकते हो, ये रेकमेंड करता है। बट ये भी कहता है कि आपको दूसरे क्राइटेरिया को भी कंसीडर करने चाहिए, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, इकोनॉमिक वायबिलिटी, ये क्राइटेरिया भी कंसीडर करने के लिए कहा जाता है फजल अली कमीशन के द्वारा। और इसके द्वारा एक एक्ट पास होता है जिसे स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 कहा जाता है। और इस एक्ट के हिसाब से स्टेट बनाए जाते हैं। ये एक्ट जो है वो 1 नवंबर 1956 को अनेक्ट हुआ था, पास हुआ था। और इसके आउटकम थे कि जो पहले जो क्लासिफिकेशन किया था, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, इन सारे कैटेगराइजेशन को एबोलिश कर दिया जाता है। This act created 14 states and 6 union territories. It gave India more linguistically and administratively coherent map. और इस तरीके से हमारा स्टेट और यूनियन टेरिटरी का सफर जो है वो 1956 से, मतलब स्पेशली आफ्टर 1950 जो है वो शुरू होता है। और इसका बेस क्या है, पार्लियामेंट को कौन सा आर्टिकल पावर देता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 3 पार्लियामेंट को पावर देता है। तो इट एम्पावर पार्लियामेंट टू क्रिएट न्यू स्टेट, नए स्टेट को क्रिएट कर सकते हो। अल्टर बाउंड्री ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स, कि नया स्टेट तो बन ही सकता है, लेकिन पार्लियामेंट चाहे तो एग्जिस्टिंग स्टेट्स की बाउंड्री को भी बदल सकता है। ये एग्जिस्टिंग स्टेट्स के नाम को भी बदल सकता है, रीनेम कर सकता है, एंड वो टेरिटरी को मर्ज कर सकता है, या पार्लियामेंट चाहे तो पार्लियामेंट किसी टेरिटरी को बाइफरकेट भी कर सकती है। ये पार्लियामेंट के पास पावर है। तो यहाँ पे पहला स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो भारत में हुआ 1950 के बाद, तो उसका पहला पार्ट यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट जो होगा वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।